मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास लेसन नंबर 6 जय प्रक्रम। बच्चों, ये आपका पहले से ही चला हुआ था, जिसमें हम श्वसन पोषण क्रिया आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं वीडियो के माध्यम से। आज शुरू करने वाले हैं श्वसन क्रिया, और ये लेसन नंबर 6 है, जिसका नाम है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम का मतलब आपको पहले भी कई बार बता दिया गया था कि जीवों के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं या प्रक्रम हैं या प्रक्रियाएं हैं, वो सभी को हम जय प्रक्रम कहते हैं। जिससे इस बात की पुष्टि होती है, यह बात सिद्ध होती है कि ये सभी जीवित कोशिकाओं में या जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं हैं। और जय प्रक्रम में सभी क्रियाएं ऐसी हैं जो जीवों के अंदर होती हैं, चाहे वो पाचन क्रिया है, श्वसन क्रिया है, अपसर्जन क्रिया है, परिसंचरण तंत्र है, जनन क्रिया है। बच्चों, सभी क्रियाएं वे हैं जो जीव जंतुओं के अंदर होती हैं या पेड़ पौधों के अंदर होती हैं। तो हम इनका ही अध्ययन अब कर रहे हैं। आज शुरू करने वाले हैं श्वसन क्रिया, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। बच्चों, सांस लेना, श्वसन का मतलब है सांस लेना, और ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि सांस लेने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को, वायुमंडल से ऑक्सीजन को नाक के द्वारा, श्वसन अंगों के द्वारा अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, श्वसन क्रिया कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, किंतु इस बात को आप समझ लीजिए कि ये इतना ही साधारण प्रोसेस नहीं है, इतनी नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, जैसा कि एक लाइन में आपको समझा दिया गया है कि ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ना। ये श्वसन क्रिया तो है, किंतु ये प्रोसेस एक बहुत ही जटिल, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसको समझना बेहद ज़रूरी है। जो हम पोषण क्रिया के बारे में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण जिस प्रकार पोषण क्रिया से होता है, और ये विभिन्न कोशिकाओं में होता हुआ एक जय प्रक्रम के अंदर ऊर्जा प्रदान करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात जितनी भी ऊर्जा हमको मिलती है इन्हीं क्रियाओं से मिलती है, इसी श्वसन क्रिया के द्वारा ही मिलती है। अन्यथा जैसे अब कह देते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। बच्चों, हमारी जो पाचन क्रिया है, पोषण की क्रिया जो है, ये ऑक्सीजन के द्वारा ही पूर्ण होती है। भोजन को अंदर लेना ही पोषण क्रिया नहीं है, किंतु भोजन को पचाना और पचे हुए पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं में, विभिन्न ऑर्गन्स में, विभिन्न अंगों के अंदर, विभिन्न स्थानों पर, पूरे शरीर में उसको वितरित करना, ये भी पोषण क्रिया के अंदर ही आता है। और ये सब पूर्ति किससे होती है बच्चों? ऑक्सीजन के द्वारा ही होती है। तो ऑक्सीजन जो हम सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारी कोशिकाओं में पहुंच जाती है, और कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ये भोज्य पदार्थों को पचाने का कार्य है, और पचाने के साथ साथ उन संबंधित अंगों को पहुंचाने का कार्य इसी के माध्यम से होता है। भोज्य पदार्थ हम ग्लूकोज के रूप में लेते हैं बच्चों। भोज्य पदार्थ जो ग्रहण किया जाता है ग्लूकोज के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन वाले अणु होते हैं, और ये 6 कार्बन वाले अणुओं से 3 कार्बन वाले अणु अर्थात पाइरूवेट में विखंडन हो जाता है। यह प्रथम कोशिका द्रव में होती है, यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। सभी ये कोशिकाओं में पूर्ण होती है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और यह जो क्रिया होती है बच्चों, यह क्रिया एक तरीके से अवायवीय क्रिया होती है। अवायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन वह श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। तो मैं यहीं आपको स्पष्ट कर दूं कि श्वसन क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वायुवीय श्वसन, नंबर 2 अवायवीय श्वसन। वायुवीय श्वसन वह श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय श्वसन वह श्वसन क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बच्चों नहीं होती। तो पहले हमने अवायवीय श्वसन क्रिया के बारे में बता दिया है कि पहले पाइरूवेट, ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित होता है, और फिर पाइरूवेट जो है पाइरूवेट इथेनॉल में विखंडित होता है। किसमें? पाइरूवेट इथेनॉल में, तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यह अवायवीय श्वसन क्रिया है, और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी क्रिया जो होती है बच्चों, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल देता है। ये दूसरा जो प्रोसीजर है, यहाँ से आप देख लीजिए, यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित
करके कार्बन डाइऑक्साइड के 3 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु देता है और दूसरा उत्पाद जल देता है। क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन के द्वारा ही ऑक्सीजन ऊर्जा की मात्रा अधिक निकलती है। अवायवीय श्वसन में बच्चों ऊर्जा की मात्रा बहुत कम निकलती है और वायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक निकलती है। तो यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि फिर ये जो ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा जो इकट्ठी होती है, ऊर्जा जो बच्चों निकलती है, ये कहाँ पर एकत्रित होती रहती है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेन्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर एएमपी, एडीपी, एटीपी के अणु होते हैं। एएमपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी से एडीपी बनता है जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडीपी से बच्चों एटीपी बनता है जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन क्रिया के द्वारा या पोषण क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है तो यह बच्चों सभी ऊर्जा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संचित हो जाती है। चित्र में आप देख रहे हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में बांटा गया है, पाइरूवेट में विखंडित किया गया है। और पाइरूवेट को फिर 2 प्रकार से विखंडित किया गया है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन जिसमें नहीं होती। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की श्वसन क्रिया होती है जिसमें अवायवीय होती है और एक वायवीय होती है। अवायवीय श्वसन में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 कार्बन अणु वाला कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बच्चों जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनते हैं और ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा इसमें अधिक मात्रा में निकलती है। यही निकली हुई ऊर्जा एटीपी में संचित होती रहती है। और जब हमारे शरीर के विभिन्न प्रोसेस को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो बच्चों इन्हीं एटीपी के विखंडन से ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती रहती है। ये आप जानते हैं जब शरीर थकावट महसूस करता है तो ऊर्जा हमें इन्हीं एटीपी से मिलती है। जब ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है तो फिर हम उस ऊर्जा को कंप्लीट कर लेते हैं। हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का पूरे दिन सेवन करते हैं जिसमें दूध भी होता है, दही भी होती है और अन्य भोज्य पदार्थ भी होते हैं जिसमें रोटी भी होती है, सब्जियां भी होती हैं, कच्चे फल भी होते हैं, सलाद इत्यादि भी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम अपनी ऊर्जा की पूर्ति धीरे धीरे करते रहते हैं। और जितनी भी ऊर्जा विभिन्न प्रकार के प्रोसेस, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण करने में बच्चों आवश्यकता होती है, उन सभी क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। और ऊर्जा जितनी भी खर्च होती है उस ऊर्जा को फिर दोबारा भोजन ग्रहण करने के बाद, विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट्स ग्रहण करने के बाद उस ऊर्जा को शरीर के अंदर पूर्ण कर लिया जाता है। तो हमें एटीपी के महत्व की भी जानकारी इसके साथ साथ हो गई है कि एटीपी हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, कि एटीपी में सभी ऊर्जा संचित होती रहती है और पूरे जीवन ये चक्र बराबर चलता रहता है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले अणु हैं और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिका का अंग है। इसलिए जब एटीपी टूटता है तो एडीपी में बदल जाता है, एडीपी टूटता है तो बच्चों एएमपी में बदल जाता है। जब ऊर्जा हमारे शरीर को पूरी हो जाती है तो एएमपी एडीपी में बदल जाता है, एडीपी बच्चों एटीपी में बदल जाता है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दी है। एएमपी, एडीपी, एटीपी की फुल फॉर्म याद करना बेहद आपको लिए ज़रूरी है। और यही ऊर्जा हमारे शरीर में जितने भी जैव प्रोसेस होते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं, क्रियाएं होती हैं, सभी इन्हीं सभी की पूर्ति इस एटीपी के द्वारा संचित ऊर्जा के द्वारा ही होती है। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है एटीपी के द्वारा पूरी की जाती है। बच्चों इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे शरीर के ये प्रोसेस बराबर पूरे जीवन कार्य करते रहते हैं। तो ये मैं इसलिए आपको उसको बार बार समझा रहा हूँ। आपको अब तक बताया गया था कि 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का पोषण होता है, बनना होता है। एक क्रिया होती है बच्चों श्वसन क्रिया, सांस लेना। तो ये दोनों क्रियाएं बराबर चलती हैं, ठीक है। ये दोनों क्रियाएं बराबर चलती हैं, जिसमें जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, जिसमें भोज्य पदार्थ बनते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। उसमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और जो हमारे सांस लेने की क्रिया है बच्चों उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
तो पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी इस प्रोसेस में लगे रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों को करते रहते हैं और भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते रहते हैं। किंतु जब भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। इस ऑक्सीजन गैस को जीव जंतु या सभी जीवित कोशिकाएं, जीवित जीव ये श्वसन क्रिया में ग्रहण कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर या वायुमंडल में न तो ऑक्सीजन की कभी कमी होती है, न कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। और यही कारण है कि हमारी सरकार और प्रशासन इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि कहीं भी खाली पड़ी हुई ज़मीन पर या ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, अपनी खाली ज़मीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो वायुमंडल शुद्ध रहता है। और ये आप सभी जानते हैं कि जिस जगह हम पेड़ पौधे लगाएंगे, वर्षा की मात्रा, बारिश होना उन स्थानों पर सबसे अधिक होता है जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, क्योंकि ये हमारे वातावरण को इस प्रकार तैयार कर देते हैं कि जिसमें बारिश अधिक मात्रा में होती रहती है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर चलती हैं। इसलिए हम अपने जीवन में हमेशा ये याद रखें कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के साथ साथ हमें एक पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है, जिससे हम पृथ्वी पर सांस लेने के लिए इस बात को दावे से कह सकें कि हमने भी पहले एक पेड़ को बड़ा किया है, तब हमने इस पृथ्वी पर सांस लेने का बच्चों अधिकार है। अपने जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो समझ लीजिए आने वाली पीढ़ियाँ खुशहाल होंगी, अच्छी होंगी, अच्छा वातावरण उन बच्चों को मिलेगा जो आने वाले हैं। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अधिक से अधिक बच्चों पेड़ लगाएं, और पेड़ जितना हम लगाएंगे वातावरण उतना ही बच्चों शुद्ध रहता है। तो ये श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया बच्चों आपस में जुड़ी होती हैं। श्वसन क्रिया के साथ साथ कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग तंबाकू का सेवन सीधे उपयोग किस में करते हैं, सिगार में करते हैं। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। अर्थात इससे कैंसर की मात्रा सबसे अधिक होने की संभावना रहती है। तो हमें जो है हम गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। और हमारे देश में अर्थात भारतवर्ष में गुटखा खाने से अब कैंसर का जो मुंह का जो कैंसर है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हमें इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और कहीं अगर किसी बच्चे के परिवार में इन चीज़ों का सेवन होता है तो उनको अपने बड़ों से कहें, रिक्वेस्ट करें कि इन चीज़ों को छोड़ दें, जिससे जो है शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान इसमें रखना होता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सब जगह लिखा हुआ रहता है। सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू जितने भी इनके पैकेट हैं सभी पर लिखा रहता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किंतु फिर भी जो है इसका हम सेवन करते हैं। और फेफड़ों का कैंसर, श्वसन नली का कैंसर अधिकतर या मुंह का कैंसर, इस तरीके के सेवन करने से ही, चाहे उसमें गुटखा है, पान है, तंबाकू है, सिगार है, बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, इन सभी के सेवन से आजकल इसकी संभावना जो है बहुत अधिक बढ़ रही है। इन चीज़ों का हम अगर ध्यान रखें तो हम इन आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। आप नाक में देखेंगे तो नाक में इस तरीके के बाल जैसी रचनाएं होती हैं। उनको हम सांस जब लेते हैं तो उस तरीके के जो अंदर वायु के अंदर घुले हुए जो रोगाणु हैं या धूल के कण हैं या हानिकारक कण हैं या कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जिनको अंदर पहुंचना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उनको ये सीलिया या बाल वहीं पर रोक लेते हैं और मैल मिट्टी के रूप में उनको वहीं पर इकट्ठा कर लिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हानिकारक रोगों को, हानिकारक कणों को, हानिकारक रोगाणुओं को रोकने का कार्य ये करते हैं। धूम्रपान करने में से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बच्चों बन सकते हैं। आपने देखा होगा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको खांसी अगर हो जाती है तो फेफड़ों, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आपके घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर इन चीज़ों का सेवन करता है
या आपके पेरेंट्स करते हैं तो हमें इन चीज़ों पर एकदम रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इससे हम बचें और अपने परिवार को भी बचाने का प्रयास करें। और जब आपको ये चीज़ समझा दी जाती है तो आज से ही अगर किसी परिवार में हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा इत्यादि का बच्चों कोई सेवन कर रहा है तो उस पर रोक लगाइए। उनको कहिए कि ये चीज़ें आप शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, इनसे कभी भी आप प्रभावित हो सकते हैं। और सभी जगह, क्योंकि कोई अगर गुटखा भी खाता है तो वहाँ भी लिखा रहता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या बीड़ी सिगरेट पर लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब जो लोग पीते हैं उस पर लिखा रहता है, उसकी बोतल पर लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किंतु समाज में अब भी बहुत से लोग बच्चों ऐसे हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बराबर इन चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। ये श्वसन क्रिया बच्चों आज आपकी कंप्लीट हो गई है और इनके क्वेश्चन आपको बाद में कराए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा वहन। वहन का मतलब होता है वाहन, अर्थात हमारे पूरे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का वहन कैसे होता है। पैर से लेकर सिर तक भोज्य पदार्थ किस प्रकार या कोशिकीय पदार्थ किस प्रकार जो है आवागमन करते रहते हैं, इन चीज़ों की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको दी जाएगी। थैंक यू।